कल की क्लास में आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस से संबंधित लगभग परिणाम देख लिए थे। आज हम उसके आगे से बात करेंगे और आज हम ये भी बात करेंगे कि टीजीटी की परीक्षा 2021 में डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए। तो आइए, जैसे कभी कभी हम लोगों से ऐसे भी क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं। मान लीजिए हमने कहा F बराबर ma होता है, ठीक है, और हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे और इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। कभी कभी ऐसा भी कह देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट क्रिएट हो जाए, कह देता है फोर्स को ही मूल राशि मान लीजिए। और अब आप जानते हैं कि सारा काम मूल राशियों से होता है। अगर फोर्स F को मूल राशि मान लिया जाए तो फिर फोर्स का विमीय सूत्र F ही रहेगा। जैसे लंबाई मूल राशि है, लंबाई का विमीय सूत्र L रहेगा। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि बल व त्वरण को मूल राशि मान लिया जाए, मूल राशि मान लिया जाए, ठीक, तो बल के पास F लिख लीजिए, त्वरण के पास A लिख लीजिए, ये ज़रूरी है, और इसको कैपिटल से चाहो तो लिख लो। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा? ऐसा, ठीक। अगर बल को हमने मूल राशि मान लिया है तो एकदम क्लियर हो चुका है कि बल का विमीय सूत्र mLT-2 नहीं लिखना है, क्योंकि बल वास्तव में व्युत्पन्न राशि है और वो दो मूल राशियों से मिलकर के बना है, तीन मूल राशियों से मिलकर के बना है। लेकिन अगर इस समय ये कह दिया गया है कि बल को ही मूल राशि मान लीजिए, तो फिर बल को हम mLT-2 न लिख करके बल को ही हम F लिखेंगे, और त्वरण का LT-2 होता है। लेकिन अगर इस समय ये कह दिया गया है कि नहीं, त्वरण को भी मूल राशि मान लीजिए, तो उसे भी केवल A लिखेंगे। यानी हमें केंद्र में ये बिठाना है कि जिसको मूल राशि कह दिया जाए फिर वो वही रहेगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं बदलेगा, चाहे वो व्युत्पन्न राशि हो या ना हो, या वो मूल राशि हो या ना हो। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम उस फार्मूले में जाएंगे जिस फार्मूले में बल भी आता हो, त्वरण भी आता हो और द्रव्यमान भी आता हो। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बल भी आता हो, द्रव्यमान भी आता हो, त्वरण भी आता हो। तो अभी तो हमने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है, F बराबर ma, इसमें बल भी है, इसमें द्रव्यमान भी है और इसमें त्वरण भी है। इसका विमीय सूत्र निकालना है, इसको हमें मूल राशि मानना है, तो इसको हम F कहेंगे। ये m है, इसका विमीय सूत्र भी डायरेक्ट a दिया है क्वेश्चन में, तो m का विमीय सूत्र हो जाएगा Fa-1। क्या हो जाएगा? Fa-1। दैट्स इट। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा और बड़ा कर देते, लंबाई लंबाई कर दो, द्रव्यमान, समय को मूल राशि ना मानकर बल, वेग, समय हटा दीजिए, को मूल राशि ना मानकर बल, वेग और समय को, वेग और समय को मूल राशि मान लिया जाए
राशि मान लिया जाए तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा? व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास? विमीय सूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन है। लंबाई द्रव्यमान को मूल राशि न मानकर बल, वेग और समय को मूल राशि मान लिया जाए। समय तो है ही है, तो हमें बताना है कि अब द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा। तो हमने फिर कहा किसमें आपको संबंध चाहिए? बल, वेग और समय में। आपको कोई एक ऐसा सूत्र लाना पड़ेगा और द्रव्यमान का निकालना है। आपको कोई एक ऐसा सूत्र लाना पड़ेगा जिस सूत्र में बल और द्रव्यमान और वेग और समय आ ही जाएं। द्रव्यमान तो आ ही जाए, बाकी अगर इसमें एक आधी राशि छूट जाती है तो वो परीक्षा में आपको भ्रमित कराया जा रहा है। लेकिन कम से कम जिसको निकालना है वो तो आ जाए। अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो है हम गलत फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, फार्मूला हमारे पास फोर्स और मास से रिलेटेड ये है, F = ma। लेकिन इस A की बात यहाँ पूरे क्वेश्चन में नहीं हुई है, तो इस A को हम बदल करके लिख सकते हैं वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो यही फार्मूला बन जाएगा F = m ΔV/ΔT बन जाएगा। अब देखिए, F को विमीय सूत्र माना गया है, मूल राशि माना गया है, इसका डायमेंशनल फार्मूला F होगा। m को हमें निकालना है। वेग को भी मूल राशि माना गया है, सो इसका भी v होगा। और बाई टाइम को तो माना ही गया है, तो ये t होगा। तो अगर हम यहाँ से m का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा FTV-1। ऐसा ही क्वेश्चन आपके TGT 2021 में आया हुआ है। आइए आपकी एग्जाम में आए हुए जितने भी विमीय विश्लेषण से संबंधित प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम पेपर है मेरे पास। और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए। आपकी क्लास लेने से पहले पेपर में मैंने देख लिया था कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो 2 क्वेश्चंस इसमें हैं और 2 क्वेश्चंस प्रवक्ता परीक्षा में जो एरर और डायमेंशनल एनालिसिस से आए हुए हैं। इसमें एक प्रश्न था, ये देख लीजिए, अगर किसी के पास पेपर हो तो सीरीज नंबर A है, ये मेरा ही पेपर है, आप इसे देख सकते हैं। और इसमें से क्वेश्चन नंबर संभवतः 28 करके था, कुछ 28 था। गिवन द इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम into velocity which of the following are possible dimensions of alpha, beta and gamma? Possible dimensions of alpha, beta and gamma। ऑप्शन 1 है MLT, ये अल्फ़ा की, ये बीटा की, ये गामा की। ऑप्शन बी है MLT। ऑप्शन सी है MLT। ऑप्शन डी है M² L-2 ML and T। These are the 4 options। हमें बताना है अल्फ़ा, बीटा और गामा के डायमेंशनल फार्मूले क्या हो सकते हैं।
अच्छा, हम सभी लोग ये जानते ही हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एमबीआर, है ना। एमबीआर का मतलब द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। डन। तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम है, ये इसका मोमेंट निकाला गया है किसी पॉइंट के अराउंड में, और हम इस समय इसको स्केलर में लिख रहे हैं क्योंकि इसको वेक्टर में लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस गामा बाई टाइम इंटू वेलोसिटी v। हिंदी में कोणीय संवेग बराबर अल्फा बीटा माइनस गामा बटा टाइम। आपके एग्जाम ने लिखा था गामा बटा काल। तो ये और बड़ी देखिए कितनी भ्रामक स्थिति थी, लिखा था अल्फा बीटा माइनस गामा बटा काल और पूरी लाइन ख़त्म हो गई थी गामा बटा काल और काल लिखा था, और गुणा का निशान अगली लाइन में शुरू है। आप पेपर देख लीजिए। यानी पहली दफ़ा तो स्टूडेंट सिर्फ इतना ही हल करने लगता है। इनटू वेलोसिटी इंग्लिश में है, हिंदी में दूसरी लाइन में शुरू होता है। ठीक है, ये अब ये कह लीजिए कि वो ऐसा बन गया होगा या जानबूझ के बनाया गया होगा, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जो परीक्षा में बहुत जल्दी हो जाता है, उसको तो हमें नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो इंटू वी लिख लेते हैं, राइट। एम बी आर इक्वल टू एल्फा बीटा इंटू वी माइनस गामा वी बाई टाइम टी लिख सकते हैं। अब देखिए, समान विमाओं की राशियां ही सदैव जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। अगर ये एम बी आर है, सवाल को हल कहाँ से करेंगे, तो इसका भी मामला बराबर होगा गामा वी बाई टी। वी से वी कैंसिल हो जाएगा, एम का डायमेंशनल फार्मूला एम होगा, आर का एल होगा, टाइम का टी होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि गामा का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एम एल टी होगा। वो दो ही ऑप्शंस में दिख रहा है, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, दो जगह। अब बाकी के दो ऑप्शन गलत हो गए बिना हल करे हुए। ठीक, यही एग्ज़ाम को परसेप्ट करने की तैयारी है, यही इसी तरह से एग्ज़ाम को हैंडल किया जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी सब लोग एग्ज़ाम देते ही हो। अब देखिए, बी और सी में एम एल टी मिल गया, मतलब इन बी और सी में कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। फिर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एम एल है और यहाँ एम एल है, दो सेम अल्फ़ा और बीटा हैं, दो सेम क्वांटिटीज़ तो नहीं हो सकती जिसका गुणा करने पर एंगुलर मोमेंटम मिल जाए। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो रहा है और ये ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक, आइए हल भी कर लेते हैं। अब ज़रा इसको हल करिए। एम बी आर इक्वल टू एल्फा बीटा इंटू वी, वी से भी कैंसिल हो जाएगा। ये एम है, ये एल है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। इसमें से चाहे अल्फ़ा को एम कह दीजिए, चाहे बीटा को एम कह दीजिए, चाहे अल्फ़ा को एल कह दीजिए, चाहे बीटा को एल कह दीजिए। इनमें से किसी एक की एम होगी, किसी एक की एल होगी, गामा की एम एल टी होगी। अब देखिए, एम एल एम एल टी, ऑप्शन बी सही है। ठीक, ये खूबसूरती है पेपर की, इसी तरह के प्रश्न मिलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है आपके एग्जाम में, वो भी देख लेते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय के बजाय, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के बजाय लंबाई, द्रव्यमान और समय, द्रव्यमान, लंबाई और समय के बजाय, अब बजाय का मतलब ये तो मूल राशियां हैं ही, तो इन्हें मूल राशि ना मानो। लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के बजाय बल, वेग तथा समय को मूल विमा मान लिया जाए। किसको मान लिया है इन्होंने? बल F को मान लिया है, वेग V को मान लिया है और समय T को मान लिया है। हालांकि वहाँ लिखा है कि ना मानो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं, समय को मान लो।
तो रैखिक संवेग P की विमा क्या होगी? P की विमा, P क्या है? रैखिक संवेग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। रैखिक संवेग की डायमेंशन क्या होगी, की विमा क्या होगी? If force F, velocity v and time t are taken as the fundamental dimensions instead of mass, length and time, what will be the dimension of linear momentum? अब देखिए, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन निकालने के लिए हमको उस फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा जिस फार्मूले में एफ वी या टी, एफ वी टी दोनों या कम से कम कोई एक या कोई दो तो मिल ही जाए। लीनियर मोमेंटम का ऐसा फार्मूला देखना पड़ेगा और फिर उस फार्मूले की गहराई तक जाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लीनियर मोमेंटम के फार्मूले के एक्सप्लेनेशन में ये तीनों चीज़ें आ रही हों। लीनियर मोमेंटम की व्याख्या में ये अगर तीनों चीज़ें आ रही हैं तो फिर आप वहाँ तक जाइए, ऐसा नहीं कि उसको रास्ते से छोड़ दीजिए। तो लीनियर मोमेंटम की एक डेफिनेशन आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। समय के सापेक्ष रेखीय संवेग परिवर्तन की दर को ही हम बल कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड फोर्स। न्यूटन का सेकेंड लॉ यही एक्सप्लेन करता है। अब समझिए, ये इसका तो डायमेंशन निकालना ही है, एफ को मूल राशि मानना ही है। अगर ना मानना होता तो फिर हम इसको एम ए करते, फिर एम एल टी -2 करते, आदि आदि। लेकिन इस समय कह रहे हैं इसको मूल राशि मान लो। तो अगर इसको मूल राशि मान रहा है तो फिर डायरेक्ट इसको आप बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख के इसको डायमेंशन बना दो। टाइम को भी मानने के लिए कह रहा है, चक्कर इस बात का है कि पूरे में कहीं वेग नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, हम अंतिम स्थिति तक देख भी चुके हैं कि नहीं आ रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, फिर आप वेग को छोड़ दीजिए। तो इसमें आपका बन जाएगा F इंटू टी। अगर आप इसी जगह लीनियर मोमेंटम के इस फार्मूले को पढ़ रहे होते P बराबर mv, तो इस सवाल को हल करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती थी। mv लाते, फिर आप फोर्स लाने की कोशिश करते। अगर एग्ज़ाम टाइम में आपका दिमाग यहाँ तक जा पाता कि इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो बना पाते। अगर आपको ना ध्यान आता उस समय तो ये आपका प्रश्न छूट जाता। और यहाँ से अगर आप ध्यान रखें कि रेखीय संवेग परिवर्तन की दर जो समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर कैलकुलेट की जा रही है, उसी को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, तो बन जाएगा। दो ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम से थे। इसमें ऑप्शन था FVT -1, पहला ऑप्शन था FVT -1, दूसरा ऑप्शन था FT, तीसरा ऑप्शन था FT -1 और चौथा ऑप्शन था VT -2। आप देखिए FT मिल रहा है आपको बी ऑप्शन में, यही सही हो गया। ठीक, तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ और डायमेंशनल क्वांटिटीज़ की हम बात करेंगे जो ज़रूरी हैं। जैसे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, हिंदी में इसको कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य डिनोशन इसका स्मॉल m है, का डायमेंशन क्या होगा? चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का क्या डायमेंशन होगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ या चुंबकीय द्विध्रुव प्राबल्य, मैग्नेटिक डाईपोल स्ट्रेंथ, इट डजंट मैटर, क्योंकि मैग्नेट डाईपोल ही होता है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, जिस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक डाईपोल पढ़ते हैं, ये -q, ये +q, और ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट की,
ये बीच का डिस्टेंस कुछ कुछ किताबों में 2L है इंटरमीडिएट में, और आगे की क्लासेस में ओनली D है। तो इस 2 का भी कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर है कि हम इसको D मान रहे हैं या 2L मान रहे हैं। 2L मानने से 10+2 के कुछ डेरिवेशंस ईजी हो जाते हैं। यहाँ से इतना L हो जाता है, इतना L हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोग P को निकालते हो, ये डिस्टेंस 2L है तो 2L और इंटू Q, ये वेक्टर क्वांटिटी है, -2 प्लस की ओर जाती है, आप सब जानते हैं। ऐसे ही यहाँ भी होता है, मैग्नेट में भी। और मान लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, थोड़ा बढ़ा लीजिए ऐसे, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। हमने थोड़ा बढ़ा इसलिए लिया है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट के एकदम कोनों पर डाइपोल्स पोल्स नहीं होते हैं, मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर पोल्स होते हैं, ठीक। अप्रॉक्स जो उनकी जो ध्रुवों के बीच की लंबाई है वो मैग्नेट की टोटल लंबाई का 84% होती है। कितनी होती है? 84%। तो हमने थोड़ा सा लेंथ इसकी इधर उधर दिखा दी है, और ये दूरी हमने ये हमें देख लेना है। ये O पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? मान लीजिए 2L हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आप चार्जेस दिखा रहे हैं वैसे ही यहाँ पर ध्रुव प्राबल्य दिखाया जाता है, M और M। और जैसे यहाँ आप कहते हैं ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही यहाँ कहा जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, दैट इज M इक्वल टू ध्रुव प्राबल्य M इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स विच इज 2L। अब ये क्या है? ये है NIA, खूब पढ़ा है हम लोगों ने, एकेडमिक्स में बहुत पढ़ा है जब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है। टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, टाउ बराबर MB साइन थीटा, U बराबर माइनस वेक्टर M डॉट वेक्टर B, सारे फार्मूले पढ़े हैं, अभी आएंगे भी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखें तो दैट विल बी L, नंबर का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, I का एम्पियर होगा A, एरिया का L स्क्वायर होगा, सो इट इज़ AL स्क्वायर M इंटू L। ये एक L कैंसिल हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट विल बी AL। क्लियर? इस तरह से है। अब देखिए, आपको अपने घर में म्यू नॉट की निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की निकालना है, गैस कांस्टेंट R की निकालना है, ठीक, और ऊष्मा चालकता गुणांक K की निकालना है। एक आधा क्वेश्चन और हम लोग हल कर लेते हैं। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ, व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में 2016 प्रवक्ता भौतिक विज्ञान में आया हुआ प्रश्न है। अगर किसी के पास हो तो मिला लीजिए। ठीक, तो इसमें ये बहुत रोचक है, बहुत पहले से आ चुका है एग्जाम में और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैक्सवेल की थ्योरी भी इसी पर चलती है, C इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, C इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, C स्क्वायर इक्वल टू 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, और ये भी फ्री स्पेस के ही ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। ये विद्युतशीलता है, ये चुंबकशीलता है, और दोनों ही निर्वात की हैं, तो ये चाल भी जो आई है वो निर्वात में ही प्रकाश की चाल आई है। और चाल कहीं भी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला तो LT-1 ही होना है, स्क्वायर है,
1/μ0 चूँकि 1 में ये है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो सारी पावर्स यहाँ उल्टा हो जाएंगी, तो μ0 का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट विल बी L-1t²। हम सभी लोग जानते हैं एक होता है रेस्ट मास और एक होता है डायनेमिक मास, मूविंग मास, गतिक द्रव्यमान। रिलेटिविटी थ्योरी में हम लोग इस चीज़ को पढ़ के आते हैं। रेस्ट मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m0, डायनेमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m। यानी रिलेटिविटी ये मानती है कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी जो मॉस है वो मॉस भी बदलता है। और आइंस्टाइन ने इसके रेस्पेक्ट में एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला एक बच्चा लिखता है और उसको एक कांस्टेंट को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चे को याद नहीं है कि ये कांस्टेंट कहाँ लगाया जाएगा, और वो कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। और बच्चे ने जो सूत्र लिख दिया है वो ये लिख दिया है m = m0/√1 - v²। लड़का कंफ्यूज है कि ये सही एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए था। 4 ऑप्शन बच्चे के पास दे दिए जाते हैं, m0c², m0/c², c²-v², v²/c²। उसको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। एक रेस्ट मास और डायनेमिक मास में रिलेशन लाने के लिए 4 उसके पास विकल्प हैं, उनमें से किसी एक विकल्प को सही मानना है उसे। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही होगा। डायमेंशन का पूरा उपयोग है, आप डायमेंशन का उपयोग करके ही इस बात को बता सकते हैं। m = m0/√1 - v² बच्चे ने लिखा है तो उसको m0 की जगह m0c² लिखना चाहिए, या m0/c² लिखना चाहिए, या c² - v² लिखना चाहिए, ये 1 हटाना चाहिए, या फिर इसे v²/c² लिखना चाहिए सिर्फ v² की जगह पे। अब आप समझिए ये क्या है, मॉस। ये क्या है, मॉस। मॉस तो मिल गया, यानी नीचे का जो भी होना चाहिए उसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो इक्वल में लाना है वो मॉस है और ऊपर भी हमें मॉस मिल गया है। इसका मतलब अब हमें नीचे के जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसको डायमेंशनलेस बनाना है। तो इसका मतलब ये 1 तो ठीक लिखा है, क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं है। अगर कोई विमा नहीं है और समान विमाओं की राशियां ही सदैव जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, इसकी कोई विमा नहीं है तो फिर इसकी भी कोई नहीं होगी। और जबकि ये तो स्पीड है, तो ऐसी दशा में इसके बटा में भी स्पीड लाना पड़ेगा और उतनी ही पावर्स के साथ जितनी पावर्स इसमें लगी हैं। सो दैट विल बी v²/c²। इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से मूव कर जाएगा, ये पूरा डायमेंशनलेस बचेगा, मास बराबर मास आ जाएगा। आया समझ में? उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आया होगा। आप सभी लोगों के लिए, जितने भी सज्जन इसको देख रहे हैं, एक प्रश्न है, लेंस की क्षमता का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। अगर आप सभी लोग TGT साइंस का कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जो कोचिंग के नंबर्स हैं उनमें आप कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दें, एडमिशन प्रोसेस में है, क्लासेस प्रोसेस में है। हम अधियाचन का इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें क्लास को कम्प्लीटली फिनिश करना है और हमें बहुत बेसिकली अपनी चीज़ों को कवर करते हुए अपना सिलेक्शन पक्का करना है, तो उसके लिए हमें समय भी लगभग 8 से 10 महीने देना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम में से अधिकांश लोगों में से किसी की फ़िज़िक्स वीक है तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, किसी की केमिस्ट्री वीक है तो फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाना है। हम ये नहीं कहते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए, स्ट्रॉन्गर बनाना है, ताकि हम 20% 25% तो उस पोर्शन को सॉल्व ही कर ले जाएं और जिसमें हमारा कमांड है उसको लगभग कर ले जाएं।
तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।